स्टार्ट। दोनों पक्षकारों द्वारा पेश किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन करने और उस पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी ने तारीख 18 नवंबर 2009 को रामायण सूर्यवंशी के साथ विवाह किया था। इस तथ्य का पता चलने पर कि रामायण सूर्यवंशी पहले से ही विवाहित था और उसकी पत्नी जीवित थी, अपीलार्थी द्वारा मुख्य न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रायपुर के समक्ष एक सिविल वाद फाइल किया गया था और अपीलार्थी तथा रामायण सूर्यवंशी के बीच विवाह तारीख 25 नवंबर 2011 के निर्णय और डिक्री द्वारा अकृत घोषित किया गया था। सुसंगत तारीखों पर विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाह 12 दिसंबर 2009 को संपन्न हुआ था, जबकि तारीख 25 नवंबर 2011 को विवाह अकृत घोषित किए जाने के समय अपीलार्थी का पूर्वोत्तर विवाह विद्यमान था। अतः यह पूर्णतया सुस्थापित है कि विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विघटित विवाह 1955 के अधिनियम की धारा 13 के अधीन विवाह विच्छेद की डिक्री तक सीमित नहीं है। इसमें किसी न्यायालय द्वारा 1955 के अधिनियम की धारा 11 के अधीन पारित विवाह की डिक्री भी सम्मिलित है। कुटुंब न्यायालय ने अधिनियम 1955 की धारा 7 के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग किया है, जिसमें स्पष्टतया यह उपबंध किया गया है कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के अधीन उपबंध में दिए गए स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति के वादों और कार्यवाहियों के संबंध में समय समय पर प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला न्यायालय द्वारा सभी प्रकार की अधिकारिता का प्रयोग करेगा। इस रीति में इस सिद्धांत के अनुसार कोई पक्षकार स्वयं द्वारा की गई अपनी गलती का कोई फायदा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अपीलार्थी को इस मामले में कोई फायदा नहीं दिया जा सकता। अधिनियम की धारा 11 के अधीन विवाह अकृत किए जाने वाले मामलों में भी 1955 के अधिनियम की धारा 15 के अधीन दूसरा विवाह करने पर समान रूप से लागू होगा, जिससे स्पष्टतया यह उपदर्शित होता है कि मात्र 1955 के अधिनियम की धारा 11 के अधीन आवेदन फाइल करना, जिसके द्वारा 1955 के अधिनियम की धारा 5 के भंग होने के कारण किसी विवाह को अकृत घोषित करने की इच्छा की गई हो, मामले के लंबन के दौरान और तब तक जब तक उस पक्षकार के हक में डिक्री पारित नहीं की जाती जो मामले में वादी है। दूसरा विवाह करने के लिए पक्षकारों को कोई हकदारी प्रदत्त नहीं करती। इसके अतिरिक्त वादी के हक में विवाह की कोई डिक्री स्वतः पुनः विवाह
करने के लिए कोई हकदारी प्रदत्त नहीं करती जब तक 1955 के अधिनियम की धारा 15 के अधीन आवश्यक शर्तें पूरी न हो। यह एक ऐसा मामला है जहां 1955 के अधिनियम की धारा 15 के अधीन आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुई थी। जब तारीख 12 दिसंबर 2009 को विवाह संपन्न हुआ था। अतः पक्षकारों के बीच तारीख 12 दिसंबर 2009 को संपन्न विवाह स्पष्टतया अवैध था और यह विधि की दृष्टि में कोई विवाह नहीं था। निचले न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में कोई अनियमितता नहीं है। स्टॉप।